मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस कक्षा 7 की बुक को। इसके सेकंड चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट पादपों में पोषण पढ़ लिया है। आज हम लोग प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। रीडिंग भी करेंगे और हम लोग साथ साथ समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 में हमने पादपों में पोषण देखा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा था। तो सिर्फ पौधा ही ऐसा होता है इस दुनिया में जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन को बनाने की क्षमता होती है। परंतु प्राणी जो जंतु होते हैं वे ऐसा नहीं कर सकते। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसीलिए उनको परपोषी वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते ही हैं। इसलिए उनको परपोषी कहा जाता है। और पौधों को स्वपोषी, स्व का मतलब होता है अपने पोषण को स्वयं तैयार करना, बनाना या करना। तो कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं और कई अन्य जंतुओं का आहार करते हैं। जैसे सीधे कक्षी, जैसे गाय भैंस है, ये घास खा लेते हैं और बकरी है घास खा लेती है। या ये होता है प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहना जंतुओं का। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मनुष्य है। मनुष्य क्या करता है, भोजन जैसे धान है, धान से चावल बनाए लाएगा, चावल से फिर चावल को पकाएगा। तो और गेहूँ है, गेहूँ से रोटी बनाएगा। तो इस तरह से वो अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर किसी अन्य जंतु को खाकर जो खाते हैं, तो जंतु कहीं ना कहीं वो पौधों को खा रहा होता है। जैसे बकरी अगर कोई खा रहा है तो बकरी किसको घास को खाती है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जंतु कहीं ना कहीं, या जो मांसाहारी हैं वह भी पौधों पर निर्भर हैं। क्योंकि जिसको खा रहे, जैसे शेर बकरी को खा रहा है तो बकरी क्या खा रही है, घास खा रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी जंतु है वो कहीं ना कहीं पौधों पर निर्भर है अपने पोषण के लिए। तो जबकि जो पौधा है वह स्वयं अपना भोजन बना रहा है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन का जो ग्रहण करते हैं उसकी विधि और शरीर अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है, अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार की होती है। हमने पढ़ा था कि इसके पहले पढ़ा था कि जो भोजन के संघटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट है इसका जो पाया जाता है भोजन में। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी हमें ऊर्जा दे रहा है, वसा ऊर्जा दे रहा है। विटामिन हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इससे जो रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। प्रोटीन जो वृद्धि है, पौधों या जंतुओं की वृद्धि में आवश्यक होते हैं। कहीं चोट लग गई है उसकी मरम्मत के लिए, तो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, उपापचय क्रियाओं के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो जो भोजन हम लेते हैं, भोजन में आवश्यक होता है कि कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो। एक जो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार में हमारी थाली में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट प्रमुख कुछ संघटक जटिल होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे नहीं कर पाते, इसलिए इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पड़ता है। ये जटिल पदार्थ हैं, कॉम्प्लेक्स है, एक से एक जुड़े हुए होते हैं। अब इनको एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, सरल किया जाता है, तब ये शरीर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, किसी जो कोई भी कठिन या जटिल कॉम्प्लेक्स अणु है, यौगिक है, उसको तोड़कर सरल, इतना सरल जिससे हमारा जो शरीर है उससे, जैसे प्रोटीन प्राप्त करना चाहता है तो प्रोटीन ले ले, ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है तो ऊर्जा ले ले, जो शरीर को मिल सके, इतने सरल पदार्थ में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं पाचन। पाचन एक रासायनिक क्रिया है और अंतर्ग्रहण एक भौतिक क्रिया है। भोजन को जो हम लेते हैं वह भौतिक क्रिया है,
भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन भोजन को तोड़ तोड़ के सरल पदार्थ में बदल देने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की कई अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड मकरंद चूसते हैं। मानव जंतु शिशु माँ का दूध पीते हैं, खाना खाते हैं। अजगर सांप को ही निगल जाते हैं, पूरा का पूरा निगल जाते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं, पानी की धारा उनके मछली में जाती रहती है, उसी से छान छान के वो अपने खाद्य कणों को लेते रहते हैं। तो ये अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार की विधि होती है। जैसे घोंघा है, चींटी है, चील है, मरमर पक्षी, जू, इन अलग अलग जीवों में किसमें भोजन चबा के किया, कौन इसमें भोजन चबा रहा है, कौन इसमें छील कर खा रहा है, कौन निगल जा रहा है, ये आपको इसमें से छांटना है और हमें आशा है कि आप लोग छांट लेंगे। ये बहुत सरल है। चलिए अब हम देखते हैं स्टारफिश। एक बहुत ही रोमांचक बात है कि स्टारफिश क्या करता है कि अपनी आमाशय को ही बाहर निकाल देता है और जो कोमल चीज़ रहती है उसको फिर अंदर कर लेता है, फिर धीरे धीरे पचता रहता है। यही बात इसमें लिखी हुई कि स्टारफिश जो तारा मछली होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जंतुओं का, जैसे घोंघा होता है। घोंघा क्या होता है, उसकी जो खोल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो हार्ड होती है। तो ये क्या करते हैं, कवच खोलने के बाद पहले तो क्या करते हैं, अपनी आमाशय को बाहर करते हैं और कवच खोलने के इसके अंदर इसका जो इम्पोर्टेंट जो मुलायम चीज़ है इसको बाहर निकाल कर इसको आमाशय के थ्रू फिर अंदर ले जाते हैं। जब अंदर ले जाते हैं आमाशय को अंदर, इसके कोमल भाग को लेकर अंदर जाते हैं, आमाशय को अपने अंदर ले जाएंगे, फिर यहीं पर इसका पाचन होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया इनमें होती है। तो इस तरह से हमने स्टारफिश में देखा। मनुष्य में कैसे अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है, ये हम लोग देखते हैं। भोजन का प्रारंभ मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख में क्या होती है, जीभ होती है। जीभ में कई ऐसे दाने टाइप का स्ट्रक्चर होता है। स्वाद कलिकाएँ होती हैं और यहाँ से निकलता है लार रस में एक एंजाइम होता है एमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं इसको। पहले टाइलिन बोला जाता था। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च, एमाइल का मतलब होता है स्टार्च, इस स्टार्च को तोड़ता है। जो मीठी चीज़ें होती हैं उनका थोड़ा सा पाचन यहाँ पर कर देता है। एमाइल स्टार्च का पाचन यहाँ कर देता है, इनको और छोटे भाग में तोड़ देता है। तो अगर पूछा जाए कि जो स्टार्च है उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो उसका पाचन जीभ से ही प्रारंभ हो जाता है। और क्या होता है कि ये जो हम खाना लेते हैं उसको एकदम लसलसा बना देता है। और जो भी जीवाणु या कुछ और भी चीज़ अगर खाद्य पदार्थ के साथ चला गया है, तो इसमें जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसको यहीं पर उसको मारने की कोशिश करता है, मार देता है। तो इस तरह से लार रस हमारे जो भोजन होता है, भोजन को इतना लसलसा बना देता है कि वो हमारे शरीर के अंदर जाने योग्य, वो ग्रास नली के अंदर जाने योग्य बन जाता है। जीवाणुओं को यहाँ पर मार दिया जाता है और जो स्वाद होती हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन से स्वाद का क्या है, और उससे भी लार रस निकलती है। और लार रस में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है। स्टार्च का पाचन यहीं जीभ में ही हो जाता है। इसके आगे देखिए, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से हमने भोजन ग्रहण किया, यहाँ से हमने भोजन लिया, मुख से लिया, उसके बाद मुख गुहिका होती है। यहाँ पर हम जो दांत होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के दांत होते हैं, अभी हम दांत के बारे में भी जानेंगे। दांत
इन सबको क्या करता है, चीरता है, फाड़ता है, पीसता है। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े जब हो जाते हैं तो और यहाँ से लार रस भी निकल जाता है। इसके बाद फिर ये भोजन आ जाता है ग्रसिका में, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। उसके बाद ईसोफेगस से होते हुए ये अभी जो खाना है, भोजन है, वो ईसोफेगस ग्रास नली के बाद आ जाता है स्टमक में, आमाशय में। ये है देखिए लीवर, ये लीवर है और इसी के बगल में है पित्ताशय। लीवर से निकलता है पित्तरस और पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। ये पित्तरस फिर आमाशय में चला जाता है। आमाशय से निकलती हैं ढेर सारे एंजाइम रस निकलते हैं और HCl निकलता है। HCl क्या करता है कि इस जो खाना आया रहता है उसको अम्लीय बना लेता है और यहाँ पर क्रमाकुंचन गति, ऐसे क्रमाकुंचन गति होती है। इसकी पिसाई फिर यहाँ होती है। पिसाई होने के बाद फिर खाना और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाता है। अब जो भोजन है वो आ जाता है यहाँ आमाशय में। आमाशय के बाद पित्तरस इसमें आ जाता है, क्रमाकुंचन गति होती है तो फिर पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ऐसे फिर भोजन ऐसे पिसाता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए अग्न्याशय है। अग्न्याशय एक मिक्स्ड ग्रंथि है। ये इससे जो है अग्न्याशयी रस निकलता है। अग्न्याशयी रस जो होता है वो यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फिर खाना छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में खूब पिसाई होती है इसकी। फिर उसके बाद खाना जो ख़राब चीज़ें होती हैं, फिर अब यहाँ जल का अवशोषण बहुत हो जाता है बड़ी आंत में, और छोटी आंत में पूरा का पूरा पाचन लगभग हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी नली होती है, लंबी होती है। और फिर इसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है खाना और यहाँ जल का अवशोषण हो जाता है। लगभग सभी जल का अवशोषण हो जाता है और खाना जो एकदम वेस्ट होता है वो बाहर एनस के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये थी पाचन क्रिया जो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ से लेकर एनस तक की ये पाचन क्रिया माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ से एनस तक। इसका फर्स्ट पॉइंट माउथ होता है और लास्ट पॉइंट इसका एनस क्षुद्रांत होता है, गुदा बोलते हैं। मुख एवं मुख गुहिका में देखते हैं क्या होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया, मतलब जो हम भोजन को अंदर ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अंदर जो लेने की क्रिया है मुख से जो मुख है, मुख में भोजन लेने की क्रिया, मुख में जो भोजन जा रहा है इसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। दांतों की सहायता से चबाते हैं। अब भोजन अंदर गया तो हम दांतों की सहायता से चबाते हैं और यह आंतरिक पिसाई होती है। यांत्रिक तरीके से इसको हम तोड़ते हैं। मैकेनिकल वर्क यहाँ पर होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है मसूड़ों की सहायता से। अब दांत क्या होता है कि दांत जो होते हैं मसूड़ों की सहायता से इसमें बैठे रहते हैं। दांत 4 तरह के मनुष्य में पाए जाते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं। हिंदी में दांत पहला जो होता है, इधर सबसे आगे के जो 4 दांत होते हैं, 1 2 3 4 दांत, इनको कहते हैं कृंतक। उनके बगल के जो 2 दांत होते हैं उनको कहते हैं रत्नक। ये होता है इंसाइजर, ये होता है कैनाइन। और उसके बाद कैनाइन कितने हैं? कैनाइन होता है 2 नुकीले दांत होते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि हम पहले मांसाहारी रहे होंगे, क्योंकि इसके दांत का जो स्ट्रक्चर होता है वो नुकीला होता है, चीरने का काम करता है। और उसके कैनाइन के बगल में होता है अग्रचवर्णक, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद होता है चवर्णक। प्रीमोलर 2 होते हैं, दोनों साइड 2 मतलब 4, एक नीचे 4 ऊपर 4, 8 हो जाएंगे।
और जो चवर्णक है वह 1 2 3 इस साइड, 1 2 3 इस साइड, 3 3 6 6। जो प्रीमोलर है वो 6 है, मोलर है वो 4 है, कैनाइन है वो 2 है, इंसाइजर है वो कितना है 4। कैनाइन कितने हैं 4 है। तो इस तरह से दांत की संरचना है। ये कोई भी चीज़ को काटते हैं, जो सामने वाले दांत होते हैं वो काटते हैं, काटने का काम करते हैं। दूसरा वाला उसको चीरने का काम करता है। उसके बाद वाले उसको पीसते हैं। इसको क्या करते हैं चबाते हैं, पीसते हैं, चबाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट वाले उसकी खूब पिसाई करते हैं। ये ज़्यादा चौड़े होते हैं। इस तरह से ये मनुष्य के जो दांत होते हैं उनकी स्ट्रक्चर है। मुख में लार ग्रंथि होती है, लार रस निकलता है, ये हम लोग जान चुके हैं। निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े में इनकी जो संख्या है वो हमने देख लिया है। चबाने एवं पीसने वाले दांत कौन से होते हैं? चीरने एवं फाड़ने वाले दांत इंसाइजर और कैनाइन है। और कर्तन एवं दंसन वाले दांत, कर्तन पता नहीं क्या है, कर्तन कृंतक है, कृंतक वाले दांत। जो मनुष्य का दांत होता है वो दो तरह का होता है। एक दूध का दांत होता है जो 8 वर्ष की आयु तक रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो एक एक करके जो दांत निकलते हैं वो मिल्क टीथ रहते हैं और ये 8 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद ये टूट जाते हैं। उसके बाद जो दांत निकलता है वो अस्थाई रहता है और वो लगभग 32 रहता है। सब में इतना 32 रहता नहीं, लेकिन मनुष्य के दांत 32 कहे जाते हैं। तो ये है कुछ एक्सपेरिमेंट। ये दांत है, ये दांत का स्ट्रक्चर है। ये देखिए दांत का स्ट्रक्चर है। ये जो सॉकेट है मसूड़े का सॉकेट है और इसी में दांत फिट रहते हैं। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, इसी को बोलते हैं इनेमल और इसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसके ऊपर का स्ट्रक्चर इनेमल होता है। कहा जाता है कि जब हम कॉफ़ी या गर्म चीज़ या कुछ भी ऐसा पीते हैं, खाते हैं, तो ये जो पूरी लेयर होती है या बहुत ज़्यादा रगड़ के जब हम ब्रश कर देते हैं तो ये लेयर धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तब हमारा डेंटाइन जो होता है वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। इस तरह से इसलिए बहुत तेज़ ब्रश नहीं करना चाहिए या रगड़ना नहीं चाहिए। बालू इत्यादि चीज़ों से हमें ब्रश नहीं करना चाहिए। जो अम्ल होता है, एसिडिक चीज़ें होती है, उससे भी नुकसान होता है। जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो यहाँ फंस जाता है। तो जो जीवाणु होते हैं हमारे मुंह में रहते हैं, जो जीवाणु वो क्या करते हैं कि एक अम्ल का श्रावण करते हैं, जिससे ये चीज़ें ये गल जाए और ये इसको भोजन के रूप में ले सकें। तो वो जो अम्ल होता है उस जीवाणु को गलाने के साथ, उस खाद्य पदार्थ को गलाने के साथ साथ जो हमारा दांत है उसको भी क्षति पहुंचाता है। इस तरह से हमारे दांत जो है धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। इसीलिए जब हम कहा जाता है कि जब हम खाना खा लेते हैं, कुछ भी खाद्य पदार्थ खाएं, उसके बाद ब्रश ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा कि इसमें जो है कोई खाद्य पदार्थ नहीं रहेगा, तो जीवाणु कुछ भी ऐसा श्रावण कुछ कोशिश नहीं करेगा, तो हमारा दांत क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। नहीं तो दुर्गंध आती है और धीरे धीरे सड़न भी होने लगती है। ये है दांत जीभ का स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा कि इसमें लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार रस होती हैं और स्वाद कलिकाएँ होती हैं। अलग अलग 4 तरह की स्वाद कलिकाएँ होती हैं, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, 2 बाएं साइड। तो ये हमें बताती हैं कि कहाँ से मीठा का अनुभव होता है, कहाँ से खट्टे का अनुभव और तीते का अनुभव कहाँ से होता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब किसी भी पदार्थ का अगर विलयन हो, न चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का, नीम का, आँखों की पट्टी बांध कर दिया जाए और जीभ से इसको टेस्ट किया जाए, तो हम बता ही सकते हैं कि वो किस चीज़ का है, किस चीज़ का विलयन है।
इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल हैं जो हम लोग देख लेते हैं। भोजन नली ग्रसिका, मतलब जहाँ से भोजन जाता है। भोजन जब हम कर लेते हैं उसके बाद जो गले से स्टमक तक के बीच की जो दूरी है, जो आमाशय और यहाँ स्टमक, तो इसको बोलते हैं वो ईसोफेगस या ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका गले तथा वक्ष से होती हुई चली जाती है। ये है ग्रसिका। ये देखिए भोजन है, भोजन जा रहा है और ये ग्रसिका से होते हुए फिर आमाशय में यहाँ पहुँच जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो नाल कैसे ऐसे धीरे धीरे संकुचित होती रहती है, तो खाना भी आगे बढ़ता चला जाता है, धकेलती रहती है। हमारा आमाशय क्या हुआ है, फिर खाने तक ये चली जाती है, आमाशय तक। और आमाशय क्या स्ट्रक्चर क्या है, आमाशय का स्ट्रक्चर देखिए एकदम जे के आकार का। ये देखिए जे के आकार का स्ट्रक्चर, जे के आकार का संरचना होती है आमाशय की। थैलीनुमा संरचना होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। एक और ग्रसिका होती है और एक और ग्रसिका होती है। एक और ग्रास नली को खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, दूसरी ओर क्षुद्रांत से खुलता है। आमाशय कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी जो खाने का कड़ होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, ये खाना खा लिए, तो यहाँ पर एक जो ईसोफेगस में एक दो पाइप होती है। हमारे मुख में दो पाइप होती है, ऐसे दो पाइप होती है। एक श्वास नली होती है और दूसरी होती है ग्रास नली। तो और यहाँ पर एक होती है ऐसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, और ये मांस की बनी होती है। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना तो इधर से आ रहा है, खाना तो इधर से आ रहा है। ये दो पाइपलाइन होती है, ये पाइपलाइन है दो। अब खाना आ रहा है इधर से और हम बात भी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब सांस लेना होता है, जब हम बात करते हैं तो सांस लेने की ज़रूरत होती है। तो खाना जो है तब इसको ये जो नली रहती है लीफ लाइक, पत्ती की तरह ढक्कन की जैसे स्ट्रक्चर रहता है, ये इसको ढक लेती है। तो खाना क्या होता है धीरे इसमें चला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कभी कभी इसको ये नहीं समझ में आता है। फिर जब हम सांस लेते हैं तो वो ये वाला ढक लेती है, जब हम खाना खाते हैं तो वो ये वाला ढक लेती है। तो इससे वो अंतराल पे एक को ढकती रहती है, एक के बाद एक की, जिससे जो है आराम से सांस नली में भोजन ना जाए, इधर से इधर ना जाए और ये आराम से खाना इधर चला जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं और खाना भी खाते रहते हैं, तब ये नहीं समझ पाती कि हमें इसको ढकना है कि इसको ढकना है, हमें करना क्या है। तो इसको जब हम बहुत जल्दी जल्दी बात भी कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो इसको अच्छे से मैसेज नहीं पहुंच पाता है। तो ये इसको ढक ही नहीं पाती है श्वास नली को। तो ये जो खाना है जो ये आ रहा है कॉमन पैसेज से होते हुए आ रहा है खाना, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ श्वास नली में चला जाता है। श्वास नली में जब चला जाता है तो एक जो प्रतिक्रिया होती है उससे क्या होता है कि हमें छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। जिससे ये खांसी भी क्यों आती है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है, जिससे ये कड़ जो है खाने का कड़ क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब खाना खाते समय हम बात करते हैं तो कभी कभी बहुत तेज़ खांसी या हिचकी आ जाती है। उसका कारण हमें समझ में आ गया है। आमाशय की जो आंतरिक रचना होती है उसमें श्लेष्मिक होती है और जो आमाशय होता है जे लाइक स्ट्रक्चर,
ये, और इसमें से निकलता है HCl। HCl अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और ये जो या इसकी दीवारें होती हैं वो श्लेष्मिक होती हैं, इसीलिए जो HCl का प्रभाव होता है वो खाने पर तो पड़ता है लेकिन इनकी दीवारों पर, आमाशय की दीवार पर नहीं पड़ता है, यही इसमें बताया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस स्रावित करता है, श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट भी करता है, भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देता है। तो जो पाचक रस आमाशय में क्या स्रावित होता है, एक HCl है। HCl क्या करता है, जो भोजन का माध्यम है उसको अम्लीय बनाता है, और साथ ही जो जीवाणु अगर इसके भोजन के साथ किसी तरह आ गए हैं तो उनको भी क्या करता है, तोड़ता है, मार देता है। और जो पाचक रस निकलते हैं उनकी सहायता से जठर प्रोटीन को सरल पदार्थों में भी तोड़ देता है। प्रोटीन के जो बड़े कण होते हैं उनको तोड़ के सरल पदार्थों में बदल देता है। उसके बाद खाना फिर क्या होता है कि यकृत गहरे लाल रंग का, हमने देखा कि गहरे लाल रंग की यकृत है, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थिर रहती है और इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है पित्ताशय। ये है यकृत और इसी के साथ लगा रहता है पित्ताशय। तो जो यकृत से निकलता है रस उसको बोलते हैं पित्तरस, और पित्तरस को इकट्ठा किया जाता है पित्ताशय में। पित्तरस जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वसा के जो बड़े बड़े कण होते हैं पित्तरस, जब आप आमाशय में जब खाना पहुंचता है तो अब यहाँ पर प्रोटीन का पाचन हो गया और HCl से उसको तोड़ा गया, अम्लीय बनाया गया। जब ये पित्तरस इसमें पहुंचता है, पित्त नली के द्वारा जब पित्त रस इसमें जाता है तो पित्त जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब ये जो खाना है उसको क्षारीय माध्यम देता है। दूसरी बात, जो वसा है वसा को अब ये तोड़ेगा, वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। कौन? पित्त रस। और ये हल्के पीले रंग का, पीला हरा रंग का होता है क्षारीय। इसके बाद आती है आग्नेयाशय। आग्नेयाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है और ये हल्के पीले रंग की बड़ी होती है। आमाशय के ठीक नीचे पत्ती जैसी रचना होती है। आग्नेयाशयी रस से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट वहाँ बचा था उसके बाद अब इनका पाचन यहाँ पर जब आग्नेयाशयी रस निकलेगा उससे होगा। उसके बाद प्रोटीन पर भी क्रिया करता है, इनको और छोटे भागों में तोड़ देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुँच जाता है। आंत्र रस पाचन क्रिया का पूर्ण कर देता है। अब पूरा पाचन लगभग हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट जब आग्नेयाशयी रस मिल जाता है तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है, बदल जाता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट गया है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूट चुका है। कहाँ? आग्नेयाशयी रस के मिलने के पश्चात। देखिए एक ये घटना है जिससे हमें ये पता चला कि पाचन क्रिया कैसे होती है। एक व्यक्ति हैं जिनको गोली लग जाती है। एक विलक्षण दुर्घटना आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज है। सन 1882 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति थे जिनको गोली यहाँ पर लग गई। इससे घायल हो गए, लेकिन अब इनको पूरा दवा हुई, ठीक हो गए, लेकिन ये जो गोली का जो छेद था वो डॉक्टर साहब उसको बंद नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली लेकिन बंद नहीं कर पाए, पट्टी से ढक दिया। फिर क्या हुआ कि अब ये अच्छा अवसर था कि यहाँ से वो झांक सकते थे, अब देख सकते थे कि आमाशय में कैसी कैसी प्रक्रिया होती है, मंथन होता है। ये सब चीज़ उन्होंने देखा और इससे आमाशय जो हमारी पाचन क्रिया है उसके बारे में जानकारी इन्होंने दी कि वास्तव में पाचन क्रिया कैसे होती है। क्षुद्रांत में अवशोषण, अब आंत से अब छोटी आंत में चला गया है भोजन। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर नलिकाओं, अब यहाँ पर जो नलिकाएं होती हैं ये ढेर सारी ऐसे छोटी आंत है। छोटी आंत से निकली हुई क्या होती हैं? रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त
नलिका वाहिकाएँ होती हैं। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन जो अणु के रूप में आ गया है, परमाणु के रूप में, जैसे प्रोटीन है उसका पाचन होकर एमिनो अम्ल के रूप में आ गया है। अब यहीं से ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं और रक्त वाहिकाओं के द्वारा रक्त में पहुंचती रहती हैं। अवशोषण होता रहता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली नुमा स्ट्रक्चर, इसको रसांकुर बोलते हैं, और ये अंगुली नुमा जिससे ये इसलिए होती हैं जिससे कम जगह में अधिक क्षेत्रफल आए और अधिक से अधिक अवशोषण हो सके, इनको रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? ये उसकी पृष्ठ जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं और अवशोषण में ज़्यादा सहायता करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो सके। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता रहता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। जो रसांकुर होते हैं उनके द्वारा जो इनका अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के पश्चात ये रक्त वाहिकाओं के द्वारा जो शरीर के विभिन्न भागों पर पहुंचती हैं, तो इनको इस पूरी प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट के बाद अब इसका अवशोषण कैसे हुआ है? भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल में हो जाता है। ग्लूकोज भी अब टूट जाता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब ये टूट गया किसमें टूटा है? जल में हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल, CO2 और जल से ही तो बना रहता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब ये टूट गया है श्वसन के द्वारा। मतलब ये प्रक्रिया हम श्वसन में पढ़ेंगे कैसे टूटता है, लेकिन अब ये टूट चुका है। इसके बाद अब पचा हुआ नहीं पचता है, जो बेकार की चीज़ें हैं वो अवशोषण नहीं हो रहा है, वो बृहदांत बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बृहदांत में क्या होता है? बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। बृहद नाम है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो छोटी होती है, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होती है नली की। लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इनका मुख्य कार्य जल का एवं कुछ लवणों का अवशोषण करता है। ये सारी जल को अवशोषित करा देती हैं। सारे जल इसमें से बाहर निकल जाते हैं। जो भोजन अब जो बचा है वो पच चुका है, और जो ख़राब चीज़ें हैं इसमें से भी ये मैक्सिमम सब के सब जल को बाहर कर देते हैं और एकदम सॉलिड के रूप में इसको बचा रह जाता है। अब ये अपचित मलाशय हो जाता है, अपचित मल हो जाता है, जो कि मलाशय के द्वारा अर्धठोस मल के रूप में बाहर समय समय पर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमने भोजन माउथ से लेकर एनस तक की हमने पूरी प्रक्रिया को, डाइजेस्टिव पाचन तंत्र को देखा, और किसमें क्या क्या होता है ये भी हमने देखा। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है? क्या आपने गाय भैंस घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? उसमें कैसे होता है? उसमें एक र्यूमेन होता है जो पहले घास को जल्दी ये क्या करते हैं, जब आपने गाय को देखा होगा तो ये क्या करती हैं? चरती रहती हैं, जल्दी जल्दी खाती रहती हैं। उसके बाद जब इनको बांध दिया जाता है, आराम की अवस्था में आती हैं, तो ये जुगाली करती हैं, मतलब अपने मुंह को चलाती रहती हैं। इसमें क्या होता है कि आमाशय में एक भाग में इकट्ठा कर लेती हैं। यह भाग जिस भाग में इकट्ठा करती हैं इसको र्यूमेन कहते हैं। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक भाग रहता है। ये इकट्ठा एक भाग हुआ जिसमें ये इकट्ठा कर लिए। अब इसे जुगाल कड कहते हैं, परंतु बाद में जब जंतु इसके छोटे छोटे बॉल के रूप में इसको फिर ले आते हैं और फिर ये जुगाली करते हैं और फिर कूचते हैं और फिर इनको और छोटे छोटे भागों में तोड़ के फिर इनको
किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ से खास करके ये देखिए, ये है रूमिनेंट इनका भाग। रूमिनेंट में क्या करते हैं, ये खूब ढेर सारा इकट्ठा कर लिए, फिर थोड़ा थोड़ा बाहर करते हैं और यहाँ जुगाली करते हैं, फिर पचते हुए धीरे धीरे ये फिर बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमने देखा है कि छोटे छोटे अलग अलग जीव जंतुओं में इनकी जो आंत होती है वो भी बहुत बड़ी होती है। दस्त कभी कभी इन्फेक्शन जब होता है, दस्त होने लगती है, संक्रमण खाद्य खराब भोजन कर लिए या इन्फेक्टेड भोजन कर लिए तो उससे दस्त पड़ने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि जल और लवण की बहुत कमी हो जाती है, जल्दी जल्दी वो वोमिटिंग भी होती है, और जो पॉटी होती है, जो लेट्रिन होती है वो भी बहुत पतली होती है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल बाहर निकलने लगता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम ORS दवा लेते हैं और उसके बाद ORS लेते हैं। ORS का फुल फॉर्म होता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जो हाइड्रेट हो गया है, जो बाहर पानी निकल गया है, उसको दोबारा से रिहाइड्रेट किया जाता है। जल को लाने के लिए इस घोल को पिया जाता है। या फिर एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक और एक चम्मच चीनी डालकर भी इस ORS घोल को हम बना सकते हैं। ORS घोल नहीं होगा लेकिन तब भी ये कुछ काम कर जाएगा। तो हमने देखा रूमिनेंट जो होते हैं, रोमंथी होते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता बहुत अधिक होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ये उनकी सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। हम लोगों के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ जो मनुष्य के शरीर होते हैं उसमें ये नहीं होता है। जीवाणु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। बहुत से जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ। ये गाय का जो स्ट्रक्चर है, जो घास खाते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है नहीं। चलिए अब हम देखते हैं जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं वृद्धांत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में नहीं होता है, इसलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जो एक कोश की जीव है, उसमें कैसे भोजन का पाचन होता है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोश की जीव है, प्रोटोजोआ में आता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक कोशिका होती है, कैसे भी हो जाती है। तो इसमें स्यूडोपोडिया पादाब के द्वारा भोजन का पाचन होता है। द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ अमीबा निरंतर इनकी आकृतियों में स्थित। अमीबा हमेशा बदलता रहता है, कभी इस रूप में, कभी गोला में है, कभी हमेशा बदलता रहता है। तो अमीबा को कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक विशिष्ट संरचना इसकी नहीं है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब कहते हैं। गति देने ये स्ट्रक्चर है। तो अंगुली नुमा जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को पादाब कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये भोजन वो जैसे यहाँ पे प्रे आया तो इसको मोड़ लेता है, ये जैसे ये अमीबा है। अब यहाँ पर कोई प्रे आया, कोई मक्खी या कुछ आई, तो ये क्या करता है, इसी को बढ़ा लेता है ना। ये इसी को ऐसे मोड़ लेगा, इसी को ऐसे मोड़ लेता है, इसी अपने पादाब को मोड़ लेता है। अब ये तो अंदर आ गया, अब क्या करेगा, ये अपना बदल लिया, यहाँ ये तो अंदर चला गया। अब यहीं पर इसका पाचन कर लेगा, यहीं पर इसका पाचन कर लेगा। ये देखिए नया स्ट्रक्चर। अब ये यहाँ पर पाचन कर लेगा, फिर दूसरी अवस्था में आ जाएगा। तो जिन्हें पादाब कहते हैं, इस तरह से वो
अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करते हैं। जब इसे भोजन का आभास होता है तो एक खाद्य कण के चारों ओर पादा विकसित कर देता है और खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ये देखिए, ये खाद्य कण है, ये दोनों तरफ से पादा आपको बना दिए। अब ये अंदर चले गए, फिर पच गए। पचने के बाद जो खराब चीज़ है वो बाहर भी निकल गए। इस तरह से खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, खाद्यधानी तक पहुंचाने का काम होता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए आवश्यक होता है। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्यधानी द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है। जो पाचन का फंडामेंटल है कि उनको कठिन जो बड़े बड़े कण हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ना, ये सब में एक जैसा होता है कि उनको सरल पदार्थों में जीव के उपयोग के लिए जो हो इतना सरल वो तोड़ देना है। तो ये लगभग सब में होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और परिवर्तित करने के साथ साथ ऊर्जा मुक्त होती है। ये सब में ही होगा, क्योंकि भोजन हम कर ही इसीलिए रहे हैं जिससे उन खाद्य पदार्थों से हम ऊर्जा ले सकें और उन पोषक तत्वों को ले सकें जिनको जो हमारी वृद्धि के लिए, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, जो हमारे उपापचय क्रियाओं के लिए जो जिन तत्वों की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में हम पढ़ेंगे। तो ये सब हमने पढ़ा पूरा भोजन और जो जंतु होते हैं उसमें पोषण कैसे होता है। पहले हमने मनुष्य के बारे में देखा, मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा, गाय का देखा, अमीबा का देखा। ऐसे ही अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग कक्षाओं में हम लोग इनको पढ़ते चले जाएंगे। तो ये था, और ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जो हमने अवशोषण कहाँ पर होता है। मनुष्य के अगर केस में देखा जाए तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण और खनिज लवण का अवशोषण होता है। अमीनो अम्ल सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की। एक प्रोटीन की जो अमीनो अम्ल है, कई अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिक यूनिट जो होती है, इकाई होती है, अमीनो अम्ल होती है प्रोटीन की। तो इसका पाचन जब आग्नेयाशयी रस निकलता है तो प्रोटीन का पाचन इस वहाँ पर हो जाता है, जिसमें प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। मुख गोइका ये सब भोजन जाता है, उसके बाद मुख में भोजन का पाचन होता है, लार रस निकलती है, दांत होते हैं, जीभ होता है। उसके बाद क्या है, रदनक, जो हमारे दांत हैं, इंसाइजर, कैनाइन, सब आगे के जो 4 दांत हैं वो इंसाइजर हैं। उसके बाद जो 2 दांत नुकीले हैं वो कैनाइन हैं, यही है रदनक। सेल्यूलोज और इंसाइजर को बोलते हैं कृंतक। सेल्यूलोज क्या होता है, यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हरी घास में, हरी चीज़ों में पाया जाता है। इनको पचाने के लिए जो गाय भैंस होती हैं उनमें एक जीवाणु होता है जो कि मनुष्यों में नहीं होता है, इसीलिए हम सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते और वो कर लेते हैं। पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें भोजन के बड़े कणों को, कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर हम ऊर्जा और कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो पाचन तंत्र क्या है, पाचन क्रिया में प्रयुक्त होने वाले जिन अंगों का उपयोग होता है, जो बड़े जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, उनको हम पाचन तंत्र कहते हैं। निष्कासन, एग्जिट, मतलब जो खराब चीज़ होती हैं उनका हम निष्कासन कर देते हैं। वसाम्ल, जो वसा के बड़े बड़े कण हैं उनको तोड़ते हैं छोटे छोटे भागों में। वसाम्ल, फैटी एसिड्स। खाद्यधानी किस में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है। खाद्यधानी में ही वो रस, पाचक रस होता है जो शिकार रहता है उसको गला देता है, तोड़ देता है और सरल पदार्थ में तोड़ देता है जो अमीबा के लिए आवश्यक होता है। पित्ताशय, जिसमें पित्त रस को इकट्ठा किया जाता है। कृंतक, जो आगे के जो 4 दांत होते हैं उनको कृंतक कहते हैं, इनको इंसाइजर इंग्लिश में कहते हैं, इंसाइजर। यकृत
सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिससे पित्तरस का श्रावण होता है। पित्तरस जो कि वसी अम्लों को, वसा को तोड़ता है और माध्यम को, जो भोजन का माध्यम है, उसको क्षारीय बनाता है। चवर्णक, चवर्णक का मतलब होता है मोलर, जो पीछे के जो दांत होते हैं, 3 दांत, 3 इधर 3 इधर, चौड़े चौड़े दांत जिससे भोजन की पिसाई होती है, उसको बोलते हैं चवर्णक। ग्रसिका, ईसोफेगस को ग्रसिका कहते हैं। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्रचवर्णक, पादाव, रुमेन, रुमेन, ये सारे शब्द जब हमने पाठ को पढ़े हैं उसमें आए हैं। जंतु पोषण में भोजन आवश्यक, ये सब पढ़ लेना है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है। सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। मंड, मंड मतलब स्टार्च। स्टार्च का प्रारंभ जो है जीभ से हो जाता है, मुंह से ही हो जाता है, मुख से हो जाता है, इसलिए असत्य होगा, फाल्स होगा। जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ट्रू है। लाल ग्रंथि को इधर उधर करके मिलाती है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, यस, ट्रू है। फिर निकलता रहता है, एकदम नहीं कि हाँ स्थिर हो गया तो उसी में जमा रहेगा, वो आमाशय में जाता रहता है जब ज़रूरत पड़ती है। रूमिनेंट, निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, हाँ सही है, जैसे गाय है, भैंस है। निम्न में से किस सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण पेड़ पाचन किस अंग में होता है? क्षुद्रांत में होता है। छोटी आंत में जब पित्तरस उसमें मिल जाता है, उसके बाद छोटे। जल का अवशोषण, सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण कहाँ होगा? बृहदांत, बड़ी आंत में होगा, बड़ी आंत में होता है। उसके बाद सॉलिड जो रहता है, खराब चीज़, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। प्रोटीन, प्रोटीन्स किससे संबंधित है? अमीनो अम्ल से। वसा, वसा ग्लिसा, कार्बोहाइड्रेट, ये इस तरह से लगभग हमने सब कर लिए हैं क्वेश्चंस। लाल ग्रंथि कहाँ पर होगा, इसको भी मिला लेते हैं। लाल ग्रंथि कहाँ है? हम लोग करें, लाल रस का स्राव करती है, लाल रस का। आमाशय, पित्तरस का स्राव यकृत करती है। मलाशय, मल त्याग। क्षुद्रांत, प्रेतांत, जल का अवशोषण। क्षुद्रांत, पाचन पूरा होना। आमाशय, बिना पचे भोजन का भंडारण मलाशय में होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया इस पूरी प्रक्रिया को। आई होप कि ये इस तरह का प्रयास आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।